हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 134 की बुक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, उसके थर्ड यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इस यूनिट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास और इससे पहले मैं इसी बुक के 2 यूनिट की वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए। इस यूनिट में हम विश्व युद्धों के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास हुआ था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है, हाँ, वो हुआ था हमारा 1914 से 1918 तक। तो उसको काफी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि ग्लोबल वॉर, वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, द ग्रेट वॉर। प्रथम विश्व युद्ध, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नाम आएगा वो आएगा ग्रेट वॉर, द ग्रेट वॉर। तो ग्रेट वॉर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काफी बड़े स्तर पर और काफी लंबे समय तक चला था। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, तो इसलिए इसको ग्रेट वॉर कहते हैं। द ग्लोबल वॉर, इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ग्लोबल वॉर क्योंकि विश्व के ज्यादातर देश इस युद्ध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए थे। थर्ड पॉइंट है वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ऑल वॉर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय युद्ध चल रहा था तो विश्व के कई देशों को ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और अगर खत्म ना भी हुई तो जो मतलब युद्ध है वो कभी भी नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको ऑल वॉर कहा गया कि सभी युद्धों को खत्म कर देगा ये युद्ध। अब परिचय, हमारा सबसे पहले परिचय देखेंगे। परिचय में यही है कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था और ये युद्ध जो था वो 4 साल तक चला था। इसको महान युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में जो देश शामिल थे, एक तो उन लोगों का पहला तो गुट आएगा। देशों के जो थे वो गुट बन गए थे। तो पहला गुट था उसका मित्र राष्ट्र, उसमें मित्र राष्ट्र शामिल थे और दूसरा गुट जो था उसका नाम था मुख्य शक्तियां। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? उसमें थे रूस, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन। ये सारे शक्तिशाली देश मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। लेकिन 1917 के बाद जो है अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था। इसके बाद है केंद्रीय शक्तियां। तो केंद्रीय शक्तियों में थी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। तो ये केंद्रीय शक्तियां उसमें शामिल थी। अब इसके कौन कौन से कारण होते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कि ये युद्ध लड़ा गया और इतने बड़े स्तर पर फैला गया, इतने सालों तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध को या फिर विश्व युद्ध को WWI की ओर धकेलने वाले कारकों में कोई एक घटना या एक कारण प्रमुख नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनका सिलसिलावार प्रकट होने के कारण पूरा विश्व इस भयानक त्रासदी को झेलने के लिए विवश हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण निम्न है। तो जर्मन की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति, ये इसका पहला कारण है। 1890 में जर्मन के नए सम्राट विलियम सेकंड ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की और जर्मनी को विश्व में शक्तिशाली बनाने के प्रयास किए। इसका परिणाम ये हुआ कि विश्व के दूसरे देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। तो जर्मनी जो थी वो अपनी विस्तार करना चाहता था और अपनी जो शक्ति थी उसको फैलाना चाहता था। जो यहाँ के सम्राट थे विलियम सेकंड, इन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की थी, जिसके कारण लोगों को लगने लगा बाकी देशों को कि ये जो है अपने जो है शक्तिशाली देश बन जाएगा और फिर हम लोग जो है इसके आगे गुलाम बन जाएंगे। तो ऐसा लोगों को लगने लगा था और इसी मानसिकता के कारण जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। पहला कारण ये था। दूसरा कारण है परस्पर रक्षा सहयोग। सभी यूरोपियन राष्ट्रों ने आपसी सहयोग के लिए रक्षा समझौते तथा संधियां कर ली, यानी इन राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा के लिए संधियां की थी। इन संधियों का अर्थ था कि अगर यूरोप के किसी एक राष्ट्र पर कोई शत्रु देश हमला करेगा तो पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए संधि में जितने भी राष्ट्र शामिल हैं उन्हें सहायता के लिए आगे आना होगा। मतलब अगर यूरोप के किसी एक भी राष्ट्र पर कोई दूसरा राष्ट्र, कोई उनका दुश्मन हमला करता है तो सभी राष्ट्र जो है उस दुश्मन का मुकाबला करेंगे, उस दुश्मन देश का। यूरोप की 2 महत्वपूर्ण संधियां थी जिनके बारे में है यहाँ पर। पहली संधि थी उनकी त्रिपक्षीय संधि, ये हुई थी 1882 में और इसमें इटली, जर्मन एंड ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल थे। इसके बाद दूसरी संधि थी त्रिपक्षीय सौहार्द,
ये 1907 में बनी थी और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया शामिल थे। तो ये हमारी संधियां हो गई। अब थर्ड पॉइंट है हमारा साम्राज्यवाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्से कच्चे माल के लिए बहुत मशहूर थे, जिसके कारण ये देश भारत, अफ्रीका, यूरोपीय देशों, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि के लिए विवाद का विषय बन गए थे, क्योंकि यूरोपीय देशों ने एशिया तथा अफ्रीका के इन देशों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले आपने देखा होगा अफ्रीका के और एशिया के, हमारा भारत भी गुलाम था, उपनिवेश था ब्रिटिशर्स का। तो इन लोगों ने एशिया के और अफ्रीका के जो देश ऐसे थे जिनमें कच्चा माल मिलता था और बहुत ज्यादा फेमस भी थे, तो इन लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था। स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल, इन चारों देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और उनको अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। उपनिवेशवादी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, लेकिन जब जर्मनी तथा इटली ने उपनिवेशवादी दौड़ में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना बची थी। अब जब जो है जर्मन और इटली आए उपनिवेशवादी व्यवस्था में, मतलब वो चाहने लगे कि हम भी अपना कुछ उपनिवेश बनाए, कुछ देशों को हम भी अपना उपनिवेश बनाए। तो जब तक ये पहुंचे, जब तक ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल और स्पेन ने पूरी तरह से एशिया और अफ्रीका के देशों पर कंट्रोल कर रखा था और उपनिवेश बना रखा था अपना बहुत सारे देशों को, तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना बची थी और वह किसी भी तरह उपनिवेशवाद में शामिल होना चाहते थे। तो इसीलिए भी युद्ध जो है वो शुरू हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि इन देशों में उपनिवेशवाद के विस्तार की नई नीति अपनाई। इस नीति के कारण सभी देश मजबूत हो गए तथा कमजोर राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार जमाने लगे। तो ये जो राष्ट्र थे, कमजोर राष्ट्रों पर बलपूर्वक यानी कि अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपना अधिकार जमाने लगे। ये इन्होंने एक नई नीति बनाई। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों के पाने की इच्छा ने यूरोप के देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी। ये सब लोग जो थे, इनका एक कंपटीशन तो छिड़ गया था कि हमें भी करना है, हमें भी करना है, हमें भी ये नीति अपनानी है, हमें भी देशों को अपना उपनिवेश बनाना है। तो इसी वजह से इनके बीच जो है टकराव होने लगा और संघर्ष होने लगे। अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए जर्मनी ने बर्लिन, बगदाद रेल मार्ग योजना बनाई, जिससे इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस और जर्मनी ने भी इसका विरोध किया, जिसके कारण इन देशों में विवाद जो है वो बढ़ने लगा। नेक्स्ट 4 पॉइंट है सैन्यवाद। तो 20वीं शताब्दी के आते आते विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। सबसे पहले हथियारों का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में ही हुआ था। सैन्यवाद बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण युद्ध इतना लंबा चला। तो देखो, अगर सेनाओं के पास हथियार ही नहीं होंगे तो युद्ध कैसे चल सकता है। तो युद्ध इसीलिए इतना लंबा चला था क्योंकि लोग जो थे वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हथियार बनाने लगे थे। हर देश ने अपने नए नए तरीके के हथियार बनाना शुरू कर दिए थे और हर राष्ट्र ने अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने के लिए सैनिक हथियारों की खोज शुरू कर दी थी। मतलब वो नए नए तरीके के हथियार बनाने लगे थे, जैसे कि रॉकेट, जहाज, बंदूक, मशीनें, ये सारी चीजें बनाने लगे थे, जिसके कारण युद्ध जो था वो काफी लंबे समय तक चला था। 1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा। ग्रेट ब्रिटेन तथा जर्मनी ने इस समय में अपनी नौसेनाओं में वृद्धि की। सैन्यवाद की इस प्रगति के कारण युद्ध में शामिल देशों को और आगे बढ़ने में मदद मिली। तो जिन देशों ने युद्ध को शुरू किया था, उनको आगे तक युद्ध को चलाने में और ज्यादा मदद मिली। जितने ज्यादा हथियार हुए उन्होंने उतने ज्यादा हमले किए और लोगों से इन देशों से खतरा भी होने लगा था। इस वजह से और युद्ध चला। राष्ट्रवाद। बेसनिया और हर्जेगोविना में रहने वाले लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते थे, बल्कि वे सर्बिया में शामिल होना चाहते थे। उनकी इस राष्ट्रवादी भावना के कारण युद्ध की शुरुआत हुई। तो बेसनिया और हर्जेगोविना में जो रहने वाले लोग थे, ऑस्ट्रिया हंगरी जो थे, वो खुद को, ऑस्ट्रिया हंगरी जो राज्य था, राष्ट्र है, देश है, वो खुद को बहुत ज्यादा अपनी जो है विस्तारवादी नीति अपना रखी थी और बहुत ज्यादा अपना देश बड़ा करना चाहते थे। तो उन्होंने बेसनिया और हर्जेगोविना को भी अपने अंडर कर लिया था। तो ये जो लोग थे, इनके बेसनिया और हर्जेगोविना के जो रहने वाले लोग थे, वो उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे और सर्बिया जो देश था वो उसमें शामिल होना चाहते थे। तो इसलिए जो है इनके बीच युद्ध की भी शुरुआत हुई। यहाँ राष्ट्रवाद का अर्थ था कि विश्व के देश स्वयं को किस तरह मजबूत बना सकते हैं, चाहे वह छोटे राष्ट्र हो या बड़े राष्ट्र, सभी अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहते थे।
तो अपनी स्थिति को हर कोई मजबूत बनाना चाहता था और यही उनका राष्ट्रवाद था। जैसे जर्मनी छोटे होने पर भी राष्ट्रवाद के कारण बहुत शक्तिशाली हो गया था। रूस का मानना था कि अगर स्लाव, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की से स्वतंत्र हो जाए तो वह उसके प्रभाव में आ जाएगा, और इसी कारण रूस ने अखिल स्लाव के या सर्व स्लाव आंदोलन को बल दिया, जिससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध खराब हो गए। तो स्लाव जो है वो एक जगह है, स्लाव ऑस्ट्रिया। तो ये जो है तुर्की, ये जो जर्मन था, यूएसएसआर था, वो भी चाहता था, रूस वो भी चाहता था कि वो अलग हो जाए, तुर्की से स्वतंत्र हो जाए, ऑस्ट्रिया हंगरी से स्वतंत्र हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। अब इसके बाद प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कमी, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नहीं था जो इस युद्ध को रोक सके, उसकी कमी थी। तो इसलिए भी युद्ध जो है वो फैलता चला गया। प्रथम विश्व युद्ध से पहले कोई भी ऐसी संस्था मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण करके विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को सहज बनाने में मदद कर सके। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो जो देश होते हैं उनके बीच संबंधों को सहज बनाती है और उनके बीच जो विवाद होते हैं उनको हल करती है। तो ऐसी कोई संस्था उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध से पहले थी ही नहीं कि वो उनके जो मतभेद हैं उनको खत्म करवा सके, सहज बना सके, उनकी मदद कर सके। उस समय विश्व का लगभग हर एक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके कारण यूरोप की राजनीति में अराजकता फैल गई। और प्रथम विश्व युद्ध से पहले वर्तमान समय की तरह कोई भी संस्था या कानून नहीं था जो कि विश्व में अराजकता फैल गई थी और जो राष्ट्रों जो थे, विभिन्न राष्ट्र अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे तो उनको काबू में कर सके, ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी। अब इसके बाद है 7 पॉइंट, आर्कड्यूस फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन पर उत्तराधिकारी आर्कड्यूस फ्रांस फर्डिनेंड बैठे थे तो उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। बोस्निया में साराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक सर्बियाई व्यक्ति का मानना था कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए। तो यही जो भी मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वहां का एक व्यक्ति चाहता था कि सर्बिया के जो लोग हैं, सर्बिया जो है वो कंट्रोल करे बोस्निया को। तो इसलिए सर्बिया के किसी व्यक्ति ने वहां के जो वो थे प्रिंस जो भी बने थे, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था। तो इसलिए जो है बोस्निया और सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच बहुत ज्यादा मतभेद बढ़ गए, संघर्ष होने लगे। सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए और उसी ने आर्कड्यूस की हत्या कर दी। इससे सारे यूरोप में अराजकता फैल गई। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को ही उत्तरदायी माना, मतलब सर्बिया को जिम्मेदार माना, और फिर युद्ध के लिए इन्होंने सबसे पहले उसी पर ही हमला किया। प्रेस की नकारात्मक भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध के लिए प्रेस की नकारात्मक भूमिका भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। युद्ध से 40 साल पहले कई सरकारों ने देशों के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए ईमानदारी से कोशिशें की, लेकिन प्रेस ने जनता के बीच युद्ध मनोविज्ञान बनाने में बहुत खराब खेल खेला। तो प्रेस ने जो है यहाँ पर नेगेटिव रोल प्ले किया था। अब 9 पॉइंट है, नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। प्रथम विश्व युद्ध के लिए नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी जिम्मेदार थीं। जर्मनी के कैसर विलियम सेकंड नौसेना के वर्चस्व का निर्माण करना चाहते थे और किसी भी समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। रूसी सम्राट जार और उनकी पत्नी अति महत्वाकांक्षी थे और सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ उकसाने में सहायक थे। तो जो वहाँ के नेता थे उन्होंने भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी उनकी अलग अलग, और उन्होंने अपनी जो सेल्फिश थे वो लोग अपने खुद को ऊपर चढ़ाने के लिए वो दूसरों को नीचे गिराना चाहते थे। तो इसलिए जो है युद्ध भी शुरू हो गया था, किसी न किसी को उकसाया युद्ध के लिए। तो ऐसा हो रहा था वहां पर उस समय वहां के नेताओं में। तो गाइज ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक